हेलो दोस्तों। एनएसओ अब हमारे निकट आ ही चुका है। एग्जाम की डेट बहुत पास आ रही है। कुछ बच्चों की तो हो भी गई होगी, है ना, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग डेट्स पे होती है। लेकिन आखिरी वाली जो है वो हमारी 12 दिसंबर की है। क्यों? अब आज जो हम लगाएंगे बिल्कुल आखिरी मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे फॉर बायोलॉजी। हम क्या करेंगे आज के सेशन में? वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बायोलॉजी। क्विकली मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पोटेंशियल है आपके एग्जाम में आने के लिए विथ डिटेल डिस्कशन। और आखिरी में आपको टिप्स भी मिल जाएगी फॉर स्कोरिंग 100%. So stay till the end and do not miss anything. आ जाओ। तो this is a power pack full on class for my NSO aspirants. My name is Devika and I welcome you all to the channel of Infinity Learn 9 and 10. आज सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना ही चाहिए, जो हम पढ़ते ही है, जो बहुत ही लंबा है, खत्म ही नहीं होता, वही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का। 4 लाइफ प्रोसेसेस हम यहाँ पे बात करते हैं। कौन सी? खाना क्यों खाया, न्यूट्रिशन, फिर इसका हमने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, खाना क्यों खाया, एनर्जी के लिए खाया। लेकिन एनर्जी किसने बनाई? डाइजेस्टिव सिस्टम ने तो नहीं बनाई, उसने तो सिर्फ डाइजेशन किया। फिर इसका जो रेस्पिरेशन हुआ, ये जो रेस्पिरेशन हुआ वहां से हमने इससे एनर्जी बनवाई, एटीपी बनवाया, राइट। वी स्टार्टेड मेकिंग एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाया द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के भी 2 मोड, एरोबिक एनारोबिक, उसे भी देखना पड़ेगा। फिर अब इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बाद क्या, पहले क्या? बगैर ट्रांसपोर्टेशन ना वेस्ट मूव हो पाएगा, ना न्यूट्रिएंट मूव हो पाएंगे। तो हर जगह ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है। मतलब कि हम हमारे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, है ना, ब्लड कंपोनेंट्स, हार्ट स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें। एंड देन एक्सक्रीशन की कैसे इस मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाला जाता है। अच्छा, एक बात बड़े गौर से सुन लीजिए आप लोग, टॉप मिस्टेक जो करते हैं, टॉप मिस्टेक्स कौन सी? तो देखो, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसका मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन। एक्सक्रीशन नाम सुनते ही बच्चे के दिमाग में आ जाता है पॉटी नंबर 2 और वो लिखने लगता है और हो ही वही जाता है पेपर में। नहीं, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटा, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कहीं कहीं की भी एग्जाम हो, एक्सक्रीशन मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, योर नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। आओ, फिर देर किस बात की, चलो चालू करते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात जब हम करते हैं, न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, याद है ना। अब जो, अच्छा, ये किसके लिए ये सेशन? ये उन बच्चों के लिए जो अभी फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं। वो सब पूरा पहाड़ लेके नहीं बैठना है अपने को, है ना, वो वाला नहीं, एकदम स्पेसिफिक टॉपिक्स को टच करते हुए चलेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक पता ही, ऑटोट्रॉप्स में आपके आते हैं फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स। ऑटोट्रॉप में और भी आते हैं कीमोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जो अपना आप अपना खाना बना लेते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने ही आत्मनिर्भर है, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, राइट। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 2 पार्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। बाइफेजिक रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन हैपेंस इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद करो मेरे दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, राइट, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इस 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर और मेम्ब्रेन्स होती है जो थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली, थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली, राइट। और ऐसा ही बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, अंदर भी मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्शन भी बनाते हैं भाई साहब। अकेले अकेले नहीं करते ये काम, ये बड़े ही एकजुट होके काम करते हैं, तो ये कनेक्शन भी बनाते हैं, राइट। अब इतना ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। इसके पास इसका अपना छोटू मोटू डीएनए भी रहेगा जो कि सर्कुलर टाइप का है। आप बोलोगे मैम ये तो हमारे 10th के सिलेबस में है नहीं, तो बेटा जी याद दिला दूं, एनएसओ का क्लास है और एनएसओ में कनेक्टिव टॉपिक्स आपके 9th के आते हैं।
तो भूलना मना है, राइट। सो सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनेल है। अब यहाँ पे जो बाहर पीछे बिछा हुआ मैट्रिक्स है उसे हम बुलाते हैं स्ट्रोमा। क्या बुलाते हैं? ट्रॉमा की स्ट्रोमा रे, ट्रॉमा मत ले लेना, हाँ, स्ट्रोमा, राइट, स्ट्रोमा द बैकग्राउंड ऑफ इट। अब ये जो है, ये जो आपके थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली रखाई गई है, दिस आर थाइलाकॉइड्स। कौन है? थाइलाकॉइड्स, ठीक है, थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली, दैट मेक्स अप योर थाइलाकॉइड, your site of light reaction, okay? क्या? थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली इकट्ठा क्या कहलाएंगे? इकट्ठा कहलाएंगे ग्रैना, ग्रैनम, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात हम कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की विच इज हैपनिंग इन द थाइलाकॉइड। दूसरा फेज होता है डार्क रिएक्शन हैपनिंग इन द स्ट्रोमा, राइट। साइट्स ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्शन में अगर थाइलाकॉइड की जगह ग्रैना लिखा हो, ग्रैनम लिखा हो, तो काइंडली मार्क इट, ग्रैनम थाइलाकॉइड से ही बनता है, ठीक है। लेकिन अगर केवल थाइलाकॉइड है तो थाइलाकॉइड, ग्रैनम है तो ग्रैनम, अगर दोनों ही है तो थाइलाकॉइड। क्यों 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 ऐसा क्यों मैम? बिकॉज ये जो आपके क्लोरोफिल कैप्चरिंग सेंटर्स होते हैं वो इन थाइलाकॉइड के ल्यूमेन्स में एम्बेडेड होते हैं। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा मैग्नीफाई करके आपको बता दूं तो ये रही आपकी थाइलाकॉइड ल्यूमेन, आउटसाइड स्ट्रोमा, इनसाइड देयर वुड बी द थाइलाकॉइड मटेरियल, है ना, इंटरनल ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। अब ये जो है बेसिकली इनके ऊपर लगे होते हैं बेटा जी आपके मॉलिक्यूल्स, जैसे कि पीएस सेंटर जिसे हम कहते हैं PS1, PS2, ये सारे सेंटर्स यहाँ पे लगे होते हैं। मैडम जी ये क्या है PS1, PS2? आपको जानने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखो कि ये फोटो सिस्टम्स है। PS1, PS2 गेम मत सोचने लगना, ठीक है। फोटो सिस्टम्स है, फोटो सिस्टम एज एक्ट लाइक एंटीनाज, ठीक है। सारे अलग अलग क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आते हैं, क्लोरोफिल A, B सारे, हाँ, और सेंटर में क्लोरोफिल A होता है। अब ये सारा लाइट को एंट्रैप करते हैं एंड देन देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच हैपेंस ओवर हियर विच बेसिकली हेल्प्स इन मेकिंग अप ऑफ द ATP, और जो वो ATP बनाते हैं फिर उससे हम करते हैं द डार्क रिएक्शन विच इज़ नथिंग बट एसिमिलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस के दोनों फेजेस भी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ हमने थोड़ा सा इसका कनेक्टिव 9th ग्रेड का ऑर्गेनिल को भी याद कर लिया। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा, इंटरमेम्ब्रेन थाइलाकॉइड, इसे बुलाते हैं फर्ट मेम्ब्रेन्स, राइट, जो कनेक्ट करती है। ये ल्यूमेन्स है, इंटर स्ट्रोमा ल्यूमेन्स भी कहलाती है, राइट। अब ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस। अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है? देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते जा रही हूँ, याद रखना, हाँ। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज बेसिकली विथ द ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सो ये रहा आपका सेल, सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्यूक्लियस यहाँ पे है ही है, ठीक है। दिस इज द साइटोप्लाज्म, इट इज द साइटोप्लाज्म। और क्या है बेटा जी यहाँ पे देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अलावा वी ऑल्सो विल नीड अ माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर ऑर्गेनेल गाइस, जो आपको 9th के साथ कनेक्ट करेगा और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अनदर ऑर्गेनेल विच इज अ सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो अपना DNA लेके चलता है? ये अपना खुद का DNA लेके चलता है, जो राइबोसोम शाइबोसोम भी बनाते हैं अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, आओ देखो प्यारे, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स है, पहले तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है, इसमें इसका खुद का डीएनए भी है। डीएनए है तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए राइबोसोम भी है। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, कौन से प्यारे, 70S एंड 80S, राइट। यहाँ पे कौन सा रहेगा, इन द केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑलवेज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है आपको नॉर्मल साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा। ठीक है, 80S आपको नॉर्मल साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा। मतलब कि अगर ये भी सवाल आ जाए ना कि आपके पास एक सेल लाइसेट है, लाइसेट मतलब सेल को तोड़ के अंदर वाला मसाला दे दिया है, ठीक है, इसमें कौन से, और ये यूकैरियोटिक प्लांट की सेल है या फिर ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें कौन से टाइप के राइबोसोम्स आपको दिखाई देंगे। तो हमें कहना पड़ेगा कम मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन हमें 70S भी दिखाई देंगे, और क्योंकि हम यूकैरियोट्स है तो काफ़ी सारी मात्रा में हमें 80S भी दिखाई देंगे। ठीक है ना, पते की बात है ना, बिटवीन द लाइंस ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा जी ओलंपियाड्स में, आपको पता तो है, बस बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, वही कर रहे हैं आज मैं आपको बिटवीन द लाइंस से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, अब ये हमने बात की, क्यों बात की भाई, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कौन है माँ, द एरोबिक रेस्पिरेशन साइट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। केवल माइटोकॉन्ड्रिया ना, साइटोप्लाज्म भी। साइटोप्लाज्म में बेसिकली होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, राइट। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में, विच इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस। आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, हाँ 11th-12th में नीट के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, बायो ले लिया तो उसे याद करना ही पड़ेगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी ये मानो कि ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाते हैं, हाँ, ग्लूकोज को तोड़ के हम बनाते हैं पायरोवेट। ठीक है, हम बनाते हैं पायरोवेट। अब ये पायरोवेट और एक बीच में छोटा सा साइकिल होता है जिसकी वजह से एसिटाइल कोए बन जाता है और फिर अंदर को जाता है। पायरोवेट एंट्री मार जाता है अब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है, ये सवाल आ सकता है। दैट इज हैपनिंग ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे हो रही है बेटा जी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख लेते हैं बेटा जी। ये जैसे इसी को मैग्नीफाई कर रही हूँ मैं, है ना, इनके ऊपर रहेंगे इस तरीके के पार्टिकल्स, इसे बुलाया जाता है F1 F0 या फिर F0 F1 पार्टिकल्स। इन्हें और एक नाम से भी जानते हैं, प्यारे से नाम से, राइट, इन्हें बुलाया जाता है ऑक्सीजोम्स। इन्हें और एक प्यारे से नाम से जाना जाता है जिसे बुलाया जाता है क्या, बोलो बोलो क्या, हाँ, सो दे आर ATP सिंथेज। यही है वो, यही है वो, यही है ADP प्लस PI को निकाल के ATP बनाएगा। ठीक है, ये क्या 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 नाम बताया मैंने आपको, हाँ, F0 F1 पार्टिकल, F0 ये जो बुंदुक सा मशरूम जैसा स्ट्रक्चर है, इसे एक्चुअली किताब में ऐसा लिखा जाता है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, छोटू छोटू छोटू, तो ये पूरे इनर मेम्ब्रेन पे रहेंगे बेटा जी ऐसे। ठीक है ना, ये पूरे इनर मेम्ब्रेन पे रहेंगे मस्त। अब यही है वो जो ATP सिंथेसिस करा रहे हैं, इन्हें बुलाते हैं ऑक्सीजोम्स, इन्हें बुलाते हैं ATP सिंथेज, इन्हें बुलाते हैं ATP सिंथेज भी। ठीक है, अरे हाँ, इन्हें ATP सिंथेसिस, क्योंकि ATP का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो हो गई बात, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया अपना, कि आधा काम साइटोप्लाज्म में और बचा हुआ काम फिर यहाँ पे होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी ATPs बन जाती है, कई सारी किताबों में 36 लिखा होगा, कई सारी किताबों में आपका 38 ATPs लिखा होगा, दोनों ही बराबर है बेटा, गलत कोई नहीं है। बेसिकली व्हाट यू आर काउंटिंग ऑन दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ग्लूकोज टू पायरोवेट में ही 2 ATP
एटीपी बन जाती है, बाकी की फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। सिंस इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस 19-20 चलता है, आपके लैंग्वेज में बोलो तो 6-7, राइट। सो या सो दैट इज देयर। नाउ आउटपुट क्या रहेगा, नील बटा सन्नाटा, सब तो तोड़ ही दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर ब्रेकडाउन वाली हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बच जाए, तो मानो कि हमने पूरा काम तमाम कर दिया, हमने पूरा ग्लूकोज तोड़ दिया, राइट। देन वी विल बी लेफ्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई बात समझ में। फिर आती है बारी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के ही ये एनर्जी बना रहा है। ऐसा हमें कहाँ पे दिखता है, दो जगह पे। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होता है इथेनॉल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपकी मसल्स में होगा व्हेन यू गो अंडर फटीग, राइट। और इथेनॉल फर्मेंटेशन इज बाय द ईस्ट, ये तो आपको पता ही है, बहुत ही इजी सी चीज़ है। यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन, सिर्फ 2 एटीपी प्रोडक्शन होता है और इसका साइट केवल और केवल साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम नहीं आता, राइट। और एटीपी हम बनाते केवल 2, बट इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या करें भैया, करना पड़ता है। पापी एनर्जी की सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन अस, हम कैसे खाना खाते हैं। गाइस इस सीक्वेंस को देखो ज़रा, ये सीक्वेंस याद भी कर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम का भी सवाल बनता है और एनएसओ का भी फेवरेट सवाल बन जाता है। तो चालू होता है, वी हैव एन एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। कौन सी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड द एलिमेंट्री कैनाल together makes up our digestive system. Starts from the mouth, ends up into the anus. ठीक है, ends up into the anus. Very very important. यहाँ पे होता क्या है, माउथ में होती है हमारी बत्ती सी, तो तुम्हारी तो नहीं है बत्ती सी, मेरी भी नहीं है यार, मेरे भी प्रिय अभी नहीं आए हैं विजडम टीथ, राइट। तो बच्चों में होते हैं कैसे, कम दांत, juvenile teeth, milk teeth, 21 they have got, and we have third, like we मतलब हमको होने चाहिए, है नहीं बात अलग, राइट, लेकिन 32 ही होनी चाहिए इन अडल्ट्स ऑन अ नॉर्मल नोट, ठीक है। हम तो है ही एबनॉर्मल। तो फिर यहाँ पे विजडम टूथ जुड़ जाते हैं और प्रीमोलार्स जुड़ जाते हैं अपर जॉ और लोअर जॉ में, दैट इज वाई 32 helps in grinding the food, cutting the food, हाँ। फिर tongue is there to mix it with the saliva. Saliva is having an enzyme, very important enzyme जिसे हम बुलाते हैं amylase। यहाँ पे कुछ मैंने important enzymes आपको दे रखे हैं जो पूछे ही जाते हैं यूजुअली। इसके साथ और एक जोड़ दूंगी, that is trypsin, ठीक है। ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब यहाँ पे आओ प्यारो, देखते हैं आपका अमाइलेज है, इसको और एक नाम से जानते हैं पैटेलिन, तो कंफ्यूज नहीं होना, पैटेलिन और अमाइलेज एक ही बात है। ब्रेकडाउन आपका माउथ में ही चालू हो जाता है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन आपका टीथ से चर्निंग से, मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है। अब ये जाता है पेरिसिस्टालिक मूवमेंट से आपके एसोफेगस में, फिर पहुंचता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू सी, सो यू विल सी दैट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ आपका जो ये पाइप है ये फेरिंग्स कहलाता है, जो एसोफेगस से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ये पीछे वाली साइड में होता है, आगे को ट्रेकिया रहेगा बेटा, राइट, आगे को ट्रेकिया रहेगा, ट्रेकिया पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और ये ट्रेकिया रहेगा, ये पीछे की साइड को रहता है, एंड दिस इज योर एसोफेगस वेर यू सी द पेरिसिस्टालिक मूवमेंट। अब ये जो पेरिसिस्टालिक मूवमेंट होते होते, मतलब आप सोफे पे बैठ के भी खाना खा सकते हो, लेट के भी खाना खा सकते हो, बुरी बात, लेकिन खा तो ज़रूर सकते हो, ठीक है। अब ये स्टमक में जाता है, स्टमक में आपका चर्निंग ऑफ फूड भी होगा बिकॉज इट इज़ अ मस्कुलर जे शेप पाउच, एंड यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होने की वजह से काइम बनता है, ठीक है, विच इज़ अ acidic partially digested food that you have just eaten up, and जगह जगह पे स्पिंस्टर्स भी होंगी,
ठीक है। सो यहाँ पे आपको ईसोफेगल स्टमक का स्पिंस्टर दिखाई देगा, जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में आएगी चीज़ें, ठीक है। वो कंट्रोल करेगा, उल्टा रिफ्लेक्स कंट्रोल करेगा। फिर स्टमक से जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे एक पायरोलिस स्पिंस्टर के नाम से जाने जाने वाला स्पिंस्टर है, Pyroli sphincter. Pyroli sphincters are the muscles which helps in कंट्रोलिंग द ओपनिंग, हाँ, तो पायरोलिक स्पिंस्टर आता है। अब यहाँ पे पीछे को ही आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपका पैनक्रियाज आएगा बेटा। क्या आएगा? पैनक्रियाज आएगा। पैनक्रियाज ऊपर से किसको लेके आएगा पता है? ऊपर आपका रहेगा दी लीवर, लीवर के साथ इसका असिस्टेंट विच इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर रहेगा एंड गॉल ब्लैडर रहेगा। अब ये दोनों ही कनेक्शन बनाते हैं कहाँ पे? हियर, आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसे बुलाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक duct, okay, which will secrete its juices into the small intestine. यहाँ पे होता है आपका sphincter of ODI, right? ओडिया sphincter है ये OD, right? So that sphincter is there. मजाक दूर, लेकिन यहाँ अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आगे को कंटिन्यू होगा। दिस इज डिओडिनम, जिजिनम, इलियम बनाएगा, राइट। बड़ा बड़ा सा पूरा का पूरा इतना सारा अपना बनाएगा, राइट। कॉइल कॉइल होके अपने पेट में, सॉरी अपने एब्डोमिनल, राइट, एब्डोमिनल कैविटी में ये फिट किया जाता है। अब इसके बाद बाहर को निकालने के लिए रेक्टम एंड देन दी एनस, right. So this is about the digestive system. मोटा मोटी absorption happens where small intestine because of villi. अब यहाँ पे ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, ये 5 स्टेप्स होती है ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखाई देती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे आपको विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, जिसे हम बुलाते हैं विलाइज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इससे से इसका कमर नहीं भरता, ठीक है। इसके ऊपर और छोटी 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 माइक्रोविलाइज भी लगी रहती है, और छोटी 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 माइक्रोविलाइज भी लगी रहती है। सो दिस माइक्रोविलाइज एंड विलाइज मिल मिला के बेटा जी अपना काम बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपको ब्लड कैपिलरीज भी दिखेगी, यहाँ पे आपको वेन्स भी दिखेंगे, है ना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको एक लिम्फ वेसल भी जाते हुए दिखेगी, जिसका नाम होता है लैक्टेल। तो जो आर्टरीज और कैपिलरीज और वो सारी चीज़ें हैं भाई, राइट, आर्टरीज छोटी छोटी, तो दैट विल एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल, वेस्ट वगैरह है तो वो सारी चीज़ें करेंगे। ये लैक्टेल इधर क्या कर रही है? ये लिम्फ वेसल है, इसमें क्या जा रहा है? लिम्फ जा रहा है, जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन को काम कर रहा है, राइट। अब ये फैट का जो काम तमाम करना है वो बाइल करेगा फ्रॉम द लीवर, और ये बाइल इसे तोड़ता है मस्त तरीके से। मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल ब्रेकडाउन नहीं। फिर उसके ऊपर जो आपका हार्मोन, सॉरी एंजाइम, हार्मोन बोल रही हूँ, एंजाइम जो काम करता है वो है लाइपेज, राइट। फिर इसका केमिकल ब्रेकडाउन लाइपेज करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बना देता है। वैसे ही पेट में होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन पे काम करता है, और हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन जैसे जो एंजाइम्स है वो फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन करके प्रोटीन को किस में डिवाइड कर देते हैं? प्रोटीन को बना देते हैं। बताओ बताओ चैट बॉक्स में फटाफट, क्या बना देते हैं प्रोटीन टूटेगा तो? अमीनो एसिड। आया कि नहीं आया आंसर बताओ, ठीक है। अच्छा, स्टार्च तोड़ेगा तो आपको सिंपल शुगर मिलेगा, जैसे कि एकदम फाइनली ग्लूकोज।
अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बारी भैया। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड के साथ नाइंसाफी क्यों? मीडियम। ठीक है, ब्लड, आर्टरीज और वेन। हार्ट कैसा स्ट्रक्चर है? 4 चेंबर का स्ट्रक्चर है, मस्त स्ट्रक्चर है। हार्ट कैसा है? मस्त स्ट्रक्चर है। कैसा मस्त स्ट्रक्चर है? इसके पास रहते हैं बेसिकली 4 चैम्बर्स, राइट। अब ये जो 4 चैम्बर है भैया, ये 4 चैम्बर बनाते हैं इनकमिंग मतलब कलेक्टिंग चैम्बर्स एंड पंपिंग चैम्बर्स, राइट। अब ये बन गए 4 चैम्बर्स, ये 2 बनी अपनी आर्टरियाज, ठीक है, और ये भी आर्टरिया। लेकिन ये कैसी आर्टरिया? ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली। किसने डिवाइड किया? सेप्टम में डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये पल्मोनरी चीज़ निकलेगा, यहाँ से आपका एओर्टिक ट्रंक बाहर को जाएगा। सो दिस आर योर ये ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी तो है, तभी तो हम समझेंगे कहाँ से किधर कौन किधर को जा रहा है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है हमारी हार्ट में। नाउ यू गाइस नो दैट दिस आर द आर्टरिया, सो ऑब्वियसली ये आपकी वेंट्रिकल्स है। ठीक है, वेंट्रिकल्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, स्ट्रक्चर अंदर से देखोगे तो ओबड़ खाबड़ होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा ओबड़ खाबड़ होता है, प्लेन सा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉर्डी और टेंडोने लगे रहेंगे जो आपकी वॉल्स को पकड़े रखते हैं नीचे से, ताकि वो बैकफ्लिप ना मार जाए, राइट। सो ये ऐसी इनकी इंटरनल वॉल होगी। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल है, ये राइट साइड की वेंट्रिकल है। लेफ्ट वे मोटापा ज़्यादा है ऑफ द मसल of the wall to bring up the strength to pump the blood to the higher and higher, right। तो ब्लड इधर से पंप हो जाएगा, पूरा आपका बॉडी में जाएगा। अब आओ चलो देखते हैं डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीइंग कलेक्टेड बाय द सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कावा। ये इंफेरियर वेना कावा, हाँ, ये सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। ब्लड आया इधर, कलेक्ट किया गया। सुपेरियर वेना कावा ने ऊपर से ब्लड कलेक्ट किया, इंफेरियर ने बॉडी के नीचे पार्ट से कलेक्ट किया। नाउ दैट इज पम्प्ड इनटू ओवर हियर। अब यहाँ पे राइट साइड को एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आएगी बीच में, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले फ्लो समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये इधर को आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है, मस्त पुश देता है, तब ये यहाँ से अंदर को जाता है एंड इट गोज आउट टू द लंग। तो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर को लेके जा रही है इनटू द लंग। PA पल्मोनरी आर्टरी, ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब क्या होगा? ये लंग्स पे गया, लंग्स में जाने के बाद इसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। ब्लड है ना, उबेर होला है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और अपने ब्लड को वहां से ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाता है बेटा इनटू योर लेफ्ट आर्ट्रियम, बढ़िया, दोनों साइड से। हाँ, ये दोनों साइड से, ये पीछे वाला साइड है। अब ये आता है अंदर को इन द राइट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पुश कर देती है and this supplies the blood entirely to your body, that's your aorta, the mota, the biggest artery in your body. This is how the blood flows, ठीक है। अब इसके बीच बीच में कुछ तो आया था वो कौन थे? ये जो है बेटा जी, ये है आपके वॉल्स, इसे बुलाते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्स। और ये ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव bicuspid
bicuspid walls. Why bicuspid? 2 flaps है. Tri-Q 3 flaps होते हैं इसके, right? इस वजह से. So that is the major part of circulatory system. बाकी तो आप जानते हो कि arteries जो है वो thick रहती है, carries oxygenated blood. Veins जो है वो thin रहती है, carries deoxygenated blood. We have two types of blood circulation happening. One is between the heart and the lung, which is called as the pulmonary circulation, right? The other one is systemic circulation, which happens between the heart and the body. That's why we say कि we humans have double circulation, 4 chamber है. आओ जी, अब एक्सक्रीशन समझते हैं. एक्सक्रीशन अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिज्म. 3 टाइप के एक्सक्रीशन रहते हैं. बेसिकली ये आपके बोर्ड में भी आता है, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं आता, लेकिन एनएसओ में आ सकता है. सो एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया हैपेंस ओवर रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर एक्सक्रीशन. एलिमिनेशन ऑफ यूरिया हैपेंस इन यूरियोटेलिक, लाइक अस, वी mammals usually are ureotelic, right? We are ureotelic. Certain marine fishes, amphibians, ये ureotelic होते हैं. जो पंछी होते हैं जो उड़ते हैं, those are यूरिकोटेलिक. उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. किसमें? लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है. दैट्स व्हाई दे नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर. रेप्टाइल्स और बर्ड्स में एग्जाम्पल याद रखना, लैंडस्लाइड, स्नेल्स एंड ऑल. ठीक है. बेसिकली जहाँ पे आपको यूरिन नहीं दिखाई देती, वो व्हाइट कलर पेलेट्स दिखाई देते हैं, दैट वन. Aminotelism in bony fishes because they live in water and they can afford to remove urea just like that. बिल्कुल डिफ्यूजन के मदद से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं. अब अगर हम हमारी बात करें तो we have nephron which is the functional unit of a kidney. Kidneys are bean shaped structure, लगभग 12 सेंटीमीटर होगा इसका है हाइट, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल एब्डोमिनल साइड. ठीक है. डॉर्सल लोअर बैक यहाँ पे होती है, आगे को नहीं होती किडनी. हाय राम, ऐसे मत करना, हाय राम ऐसे. ठीक है. तो वो होता है किडनी यहाँ पे पोजीशन. नाउ फिल्ट्रेशन, दिस इज हैपनिंग बाय द बोमेन्स कैप्सूल. कैसे दिखता है आपका नेफ्रॉन? सो नेफ्रॉन बेसिकली हैव अ कप लाइक स्ट्रक्चर. अब इसे 3D समझ थोड़ा सा. ठीक है. फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनलीज, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट. दैट्स इट. ठीक है. हाँ, ये बात है कि इसे अगर मैं आराम से बनाती तो ऐसे बनाती, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनलीज है, राइट. अब ये जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आर्टरीज, एफरेंट आर्टरी आती है. Arteriole basically makes a network and leaves. So that's the efferent arteriole, afferent arteriole. Brings up a lot of pressure. So ultrafiltration होता है, in which you will get all of the things, right? जैसे जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट सब कुछ रहेगा, अलावा लार्ज प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स के. अब ये जो ब्लड सेल्स यहाँ पे नहीं आई है वो तो सटक गई, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को तो हमें रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो उसमें हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो मदद करता है आपका पीसीटी. कॉन्वलेटेड माने कि मुड़ा हुआ. अब आती है बारी आपके लूप ऑफ हेनली की. लूप ऑफ हेनली हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. क्यों भाई? क्योंकि इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये तो वाटर को परमिट कर देगा, बढ़िया, राइट. लेकिन इसका जो असेंडिंग लिम्ब है ये बोलता है ना, हमसे ना हो पाई पानी वानी, ये सॉल्ट को ही परमिट करता है. ठीक है. अब इसकी वजह से ना एक बढ़िया सा मैकेनिज्म तैयार होता है जिसे हम बुलाते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. पढ़ोगे आप हायर ग्रेड्स में. जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को और कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, उसमें से पानी का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करवाता है. फिर आती है डीसीटी जो सिक्रीशन करवाती है डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल. एक्स्ट्रा आयंस हो, तो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. 3 steps ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे होता है. अब ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, विच इज़ द कैपेसिटी इज़ लाइक नियर अबाउट 400, और फिर मिचुरेशन की प्रोसेस से इसे यूरेथर से बाहर निकाल दिया जाता है. वाओ,
दैट वॉज लाइफ प्रोसेस ओनली। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कितने चैप्टर बोल डाले। अब इजी रहेगा, आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, बहुत आसान से है। यहाँ पे स्पर्म होते हैं, टेल होती है एंड एन एक्रोजोम भी होता है। तो ये हेड रहेगा, ठीक है, ये नेक रहेगा और इस नेक का भाई टेल भी रहेगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब इस मिडल पीस में ये जो हेड है इसमें आपका डीएनए शीएनए रहेगा। ये एक्रोजोम बना रहा है, राइट, ये एक्रोजोम है। एक्रोजोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एग्स के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको पेनिट्रेट करवाने के लिए मदद करते हैं। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, हाँ। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज है, this mitochondria provides energy, so this is the mid piece and the tail is there, the only cell in human body which has a tail or it's motile specifically. Female gamete haploid रहेगा, production in the ovary and they are placed in the ovaries before the time of, मतलब बचपन से ही रहते हैं, बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ इज फीटस स्टेज में ही ये डेवलप होना चालू। तो एट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ द फीमेल्स डू हैव द ओवल्स इन देयर ओवरी, थाउजेंड्स ऑफ देम आर प्रेजेंट ओवर देयर, वहाँ पे मौजूद होते हैं। ओनली व्हेन दे अटेंड द एज ऑफ 13 विच इज मीनार्च, तब जाके वहाँ पे जो मैच्योरेशन ऑफ 1 ovule starts to happen, which sets the menstruation process in the female. अब यहाँ पे गमिट फॉर्मेशन में क्या होता है, क्योंकि 10th वाला पोर्शन मैंने करवा दिया है, आई एम गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द पोर्शंस वेयर आई हैवंट टॉक्ड। अगर रिप्रोडक्शन का आपको और डिटेल चाहिए तो आप और एक मेरा वीडियो है इन द सेम प्लेलिस्ट, यू वुड फाइंड इट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, एकदम बेहतरीन। आपको जितनी एनएसओ के लिए काम वाली चीज़ें, क्वेश्चंस और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सब वहाँ पे मिल जाएगा। अब आओ मियोसिस करते हैं, राइट। मियोसिस इज नथिंग बट गमीट फॉर्मेशन। गमीट फॉर्मेशन is basically when the sperm and the egg production has to happen, right? So meiosis 1 and meiosis 2. अब यहाँ पे नॉर्मली जो है सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, है ना, पीमैट। सो बेसिकली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे ऐसे 2 बार होगा तो हमें मियोसिस मिलता है। मियोसिस में क्या होता है, दिस इज द मदर सेल, राइट, दिस इज द मदर सेल। अब ये मदर सेल जब डिवाइड करती है, सो दिस इज 2n, दिस विल डिवाइड एंड फॉर्म 2 cells विच आर अगेन ऑफ 2n ओनली, ठीक है। ये नॉर्मल माइटोसिस करेगा पहले, ठीक है, ये भी 2n बनाएगा, ये भी 2n बनाएगा। अब जब ये नेक्स्ट, तो ये हुआ आपका माइटोसिस 1, या फिर इसे हम बुला देंगे मियोसिस 1। क्या बुलाएंगे, ये मियोसिस कर रहा है पहला वाला, जहाँ पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मियोसिस 1। अब आगे को जब ये डिवाइड होता है तो क्या करता है, अब ये 2 सेल्स ऐसी बनाता है कि जिसका जेनेटिक मटेरियल हाफ द नंबर है, मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स है, और अब ये बने आपके स्पर्म या फिर एग सेल्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेकेंड मियोसिस। दिस इज सेकेंड मियोसिस। मिया समझे कि नहीं समझे रे? सो अब ये हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जाके बनेंगे आपके गैमेट्स, ये है, ठीक है। सो मियोसिस 1, मियोसिस 2, दैट इज बेसिकली हाउ यू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि चालू हमने 46 से किया था, फिर यहाँ को भी 46 ही रहा, लेकिन इन सब में अब हो गया हाफ द नंबर 23, 23, 23, जिसमें 22 जो है वो तो क्या है, ऑलो मतलब नॉर्मल
ऑटोसोम्स है, राइट। और जो एक है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम है जिसे अलोसोम्स भी बुलाते हैं। सो दैट इज द कंडीशन ओवर हियर। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स हम बनाते हैं, 4 गैमेटिक सेल फ्रॉम 1 मदर सेल वी क्रिएट, राइट। सो दिस इज व्हाट it looks like if we talk about a spermatogenesis or oogenesis process, right। आते हैं हेरिडिटरी चैप्टर पे। बहुत सवाल मस्त वाले इस चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग जो कि मस्त है, एकदम मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस तक के रहेंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर से सवाल आते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हमें क्या समझना है, एकदम बेसिक चीज़। तो भाई जीन क्या है, एलील क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रहा ना तो सब क्लियर है, एकदम लाइफ जिंगा वाला। तो यहाँ पे जो जीन है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी है एंड इट कंट्रोल्स अ ट्रेट। फिर आती है आपकी एलील, दिस डिफर फ्रॉम अ जीन, ठीक है। अलील क्या है, अलील इज अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमारे को मिलता है एक मम्मा का एक पापा का क्रोमोसोम, है ना। अब अगर ये पोजीशन पे आपको किसी ट्रेट का अलील मिल रहा है, से सपोज, तो दैट्स एन अलील, ये अलील कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अलील कहते हैं, ऑलराइट, इसे हम अलील कहते हैं, राइट। अब क्रोमोसोम क्या है, द स्ट्रक्चर कैरिंग द जीन्स, आपको पता है 46 होते हैं हम में। जीनोटाइप क्या है, कैसा जेनेटिक मेकअप है, इज इट ऑल होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों ही पेरेंट्स क्या एक ही जैसा ट्रेट फॉलो कर रहे थे, कि ट्रेट क्या कैरेक्टर क्या, ये भी बता दूं। कैरेक्टर मतलब हाइट, अब हाइट एक कैरेक्टर हुआ, स्किन का कलर एक कैरेक्टर हुआ, स्किन के कलर में जो शेड्स है वो ट्रेट हुए। आई कलर एक कैरेक्टर हुआ, आई के कलर में जो शेड्स है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, हाँ वो ब्लू आईज या फिर ग्रे आईज, ग्रीन आईज, ब्राउन आईज, ब्लैक आईज, ये ट्रेट कहलाया, लेकिन कैरेक्टर आई कहलाया, आई का कलर कहलाया। सो ये भी 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। फिनोटाइपिक मतलब क्या, अंदर हेट्रो है, होमोजाइगस है, हमको नहीं पता, हमको दिखने में जो दिख रहा है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेंडल के लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप जानते हो, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ और डोमिनेंट allele is there, it will mask the effect of the recessive allele, ये तो आप जानते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आप कंफ्यूज आ जाते हो, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई जैसे ही ये मियोसिस होता है ना, राइट, यहाँ पे ये नहीं बोलता कि चल तू मेरे साथ जीन्स तू भी चलेगा, हाँ नहीं, ये बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है अलील सेपरेट ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, ये 2 अलील्स अलग हो जाएंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, अलग जुदा हो जाएंगे, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। और इस केस में बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी गेट द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1, right, which is your phenotypic ratio, and the genotypic ratio is 1:2:1, right। ये था आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो। डाईहाइब्रिड रेशियो कहाँ पे आता है भाई, 9:3:3:1 क्यों आता है मैडम, ये आता है जब मेंडल ने सोचा अब एक से मैं काफ़ी देख लिया, अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ूंगा, ठीक है, तो तब आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस बेटा जी। जैसे कि कैपिटल आर, हाँ, कैपिटल वाई इंटू small r, small y, round and yellow, round, wrinkled and green, crossed together, you got capital R, small r, capital Y, small y. देखने के लिए phenotypically it is still round and yellow, but इसका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है,
ठीक है, जब इसका हम क्रॉस करते हैं कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, then we get a ratio which is a phenotypic ratio, that is 9:3:3:1। भैया एक बात याद रखियो कि ये जो 9:1 है ना माँ, ये हमेशा हमेशा पैरेंटल टाइप ही होता है, येलो और राउंड। लेकिन ये जो बीच वाले आ रहे हैं ना, ये न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं। सवाल ऐसे ही आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन आपको कितने मिलेंगे? बाकी नॉर्मल तो आप पढ़ चुके हो, है ना, 10th में। तो इसके अलावा क्या मसाला पूछा जाता है एनएसओ में? यही है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, वैसे कभी जीनोटिपिक रेशियो तो नहीं पूछते हैं डाइहाइब्रिड का, लेकिन खुदा ना खास्ता पूछ लिया जाए और आपको पता ही करना है तो कैसे करोगे? आओ, मेरे पास एक ट्रिक है। तो ये ट्रिक है जीनो टाइप ऑफ डाइहाइब्रिड। मस्त याद रख सकते हो। अब आपको इतना तो पता है 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो तो आपको पता ही है। अब इसको डाइहाइब्रिड में कैसे कन्वर्ट करने का देखो। इधर लिखो 1:2:1 लिखा, इधर भी लिख दो ना, फिर 2 बार लिख दो, डाइहाइब्रिड है। 1:2:1 हो गया? नहीं हुआ? हाँ, अब हम लिखेंगे 2 का 4, बीच में लिख दो 2:4:2 क्योंकि डाइहाइब्रिड है। तो 1:2:1 इधर, 1:2:1 इधर, और बीच में लिखो 2:4:2। बस खत्म, बात कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, अभी किधर जा रहे हो? आ जाओ, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये आपका जीनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो हुआ। याद रहेगा फटाक से, कोई टेंशन नहीं होएगा, राइट। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर यू गाइस, इन केस पूछा जाए तो मेरे बच्चे तो रेडी होंगे। आ जाओ, ये कुछ सवाल करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइम गाइस। रेडी विथ योर आंसर्स, पुट देम इन द चैट बॉक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी? एरोबिक, एनारोबिक, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, कौन बताता है? तो देखो यारो, फर्मेंटेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, गल्ला एक ही है, बात एक ही है। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने अभी अभी देखा एरोबिक में 36 से 38 एटीपीज बनता है भाई साहब, राइट। और यहाँ पे कितना बनता है? केवल और केवल 2 एटीपी, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी योर एरोबिक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस तो गया, फर्मेंटेशन भी गया। चलो, a cross between capital T, homozygous, into short plants, small t, always homozygous, recessive है, right? F1 offspring, what would be the genotype and phenotype of F1? F1 का genotype और phenotype की हुए है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे बच्चे? phenotypic ratio is this 3:1, genotypic ratio is 3:1:1। तो आओ बच्चों, सुने कहानी। अगर ऐसा कहीं होता है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, करके तो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये एडवांस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, लेकिन कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t कैसे हुए 100% टॉल देखने के लिए, है ना, 100% टॉल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है। क्या ये लॉजिक और आपका लॉजिक मैच खा रहा है? बताओ जरा। अब which organelle is known as powerhouse of the cell? यार ये तो बचपन का सवाल है मैडम, 55 में पूछ रहे हो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, यस। In human, the sex chromosome X and X is a female, Y and Y is a male. If well passes Y offspring, what would be the sex of the child? Guys, this question that I'm giving you are not going to come exactly the same in the exam, but these are the very important topics that you can see. Concept बहुत important है, जैसे कि sex determination, right? अगर X और Y मिल जाए तो भाई मेल होएगा, है ना, मेल only.
Which process increases genetic variation in the population? Variation, ये तो मैं बोर्ड वालों को भी कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो दे ही रहे हो इस साल बोर्ड, है ना, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या है इंपॉर्टेंट? विच प्रोसेस इंक्रीजेस? यहाँ पे जितना म्यूटेशन होगा उतने वेरिएशंस आएंगे। हर बार जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो थोड़ा सा वो गलती कर बैठा है, and that error is a mutation, right? And that leads recombination, मतलब जब sexual reproduction होता है, so before that we have the gametic formation, और उस टाइम पे जब meiosis की प्रोसेस से ये gamete formation की प्रोसेस होती है तो recombination होता है, हर बार नया combination of chromosomes बनते हैं। tada, the last part of our session, which is basically very important to score 100%। अब प्रोसेसेस को बहुत सही से समझो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की क्या क्या स्टेप्स है। पहली स्टेप लाइट एब्जॉर्ब होगा, दूसरी स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, हाँ, फिर यहाँ पे केमिकल एनर्जी बनेगा, दैट एटीपी वुड बी यूटिलाइज्ड बाय द डार्क रिएक्शन फॉर एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। ये समझो, रेस्पिरेशन के टाइप्स समझो, क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसमें वो समझो। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पुनेट स्क्वायर्स हो, रेशोज हो, मैंने आपको आज करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ज़रूर और समझना ज़रूर। ऑर्गन के फंक्शंस, हार्ट कैसा फंक्शन करता है हमने देखा अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करती है, किडनीज कैसे काम करती है, ठीक है। अब जो है बाकी के चीज़ें जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी वगैरह वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े बहुत। फिर एरोबिक एनारोबिक के फ़र्क, इसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो जो दिखेंगे आपके एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, तोड़ी नाखो फोड़ी नाखो बुक्का करे नाखो, राइट? एंड लेट मी नो योर स्कोर्स इफ you are my bright student, right? So subscribe for the channel for more videos and press the bell icon for the next video. Thank you very much. All the very best.